नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अधिनायक तंत्र के गुणों के बारे में पढ़ा था कि अल्प समय के लिए जो अधिनायकवादी व्यवस्था है वो किस तरीके से जनता के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक हम इस व्यवस्था को अच्छा नहीं मान सकते। जो इसके गुणों की अपेक्षा इसके दोषों की जो गिनती है वो ज़्यादा है। तो जो दोष हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है विवेक और स्वैत प्रेरणा का अंत। अधिनायकवादी जो व्यवस्था है उसके अंदर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र के ऊपर शासक का नियंत्रण होता है और शासक के द्वारा ही उसके जीवन का संचालन किया जाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके आवश्यक है कि वो स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करे और स्वयं प्रेरणा से कार्य करे, लेकिन वो अधिनायकवादी व्यवस्था के अंदर समाप्त हो जाती है। मानव भौतिक प्राणी होने के साथ साथ में एक विवेकशील भी प्राणी है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आर्थिक दृष्टि से उसे सारी सुविधाएं मिलने पर वो संतुष्ट हो जाए। उससे भी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो उसकी विवेक और स्वयं प्रेरणा से कार्य करना, वो मानव जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान होता है। उस चीज़ का अधिनायकवादी व्यवस्था के अंदर अंत हो जाता है। दूसरा है युद्ध का प्रोत्साहन। जो अधिनायकवादी व्यवस्था है उसके अंदर जो भी अधिनायक होते हैं वो जनता का ध्यान हमेशा अपनी ओर या किसी चीज़ की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिससे कि जनता को उनकी आवश्यकता महसूस होती रहे या ये लगे कि हाँ उनके द्वारा तुरंत कोई कार्य किया जा रहा है। तो अधिनायकवाद का अस्तित्व उत्साहपूर्ण सफलताओं पर निर्भर करता है और जनता के मस्तिष्क को सदैव अपनी ओर आकर्षित रखने के लिए अधिनायकवाद युद्ध आदि कार्यों का आश्रय लेता है। वर्तमान समय के अंदर हम चीन और पाकिस्तान का देखें तो ये चीज़ अधिक हमें स्पष्ट हो जाती है कि किस तरीके से वो हमेशा युद्ध के वातावरण को अपने देश में बनाए या उसके महत्व को बनाए रखते हैं, जिससे कि जनता को उनके प्रति भक्ति बनी रहे या जनता एक तरीके से उनकी ओर हमेशा देखती रहे। तीसरा है योग्य उत्तराधिकारी का आश्वासन नहीं। जो भी अधिनायक होता है वो शासन शक्ति के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है और वही शासनिक कार्य करता है, न्यायिक कार्य भी करता है और व्यवस्थापिका से संबंधित भी कार्य उसी के द्वारा किए जाते हैं। दूसरे को कोई मौका नहीं दिया जाता। अगर मान लो जो भी अधिनायक है उसकी अचानक मृत्यु हो जाए या वो नहीं रहे तो उस समय दूसरे जो उत्तराधिकारी, सुयोग्य उत्तराधिकारी का मिलना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसके कारण किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर जब जो अधिनायक है वो समाप्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस देश के अंदर अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता जो तुरंत प्रशासन को या शासन व्यवस्था को संभाल पाए। चौथा जो दोष है शासन शक्ति का दुरुपयोग। अधिनायकवाद के अंतर्गत शासक को बिना किसी प्रतिबंधों के शासन की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है और ये तथ्य है कि जो शक्ति है, निरंकुश शक्ति शासक को पूर्णतः भ्रष्ट करती है और अधिनायक के द्वारा अत्याचार और अनाचार का मार्ग अपना लिया जाता है और कभी कभी तो ये अत्याचार जनता को असहनीय हो जाता है।
अतः ये जो दोष है शासन अधिनायकवादी शासन का, वो सबसे मुख्य माना गया है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और अत्यधिक शक्ति तो स्वाभाविक रूप से उसका दुरुपयोग होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिनायक जो शासन व्यवस्था है वो कुछ समय के लिए अच्छी मानी जाती है, उसमें तुरंत निर्णय और कार्य होते हैं, लेकिन लंबे समय तक अधिनायकवादी जो व्यवस्था है उसको हम जनता के लिए या देश के लिए उचित नहीं मान सकते। धन्यवाद।